नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। 2 क्लासेस हम अब तक कवर कर चुके हैं। ये है हमारी तीसरी क्लास और इसमें हम जानेंगे कि इतना बड़ा जो विद्रोह था वो असफल क्यों रहा था, वो सफल क्यों नहीं हो पाया 1857 का विद्रोह। तो सबसे पहले हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे, लास्ट में हम जानेंगे कि विद्रोह असफल क्यों हुआ। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए। तो आप सबसे पहले चैनल को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि जो आपके फ्रेंड्स हैं वो भी इन सभी वीडियोस को देख सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लें। तो अब तक हमने जो है पहले पढ़ चुके हैं हम कि विद्रोह क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, क्या कारण थे, कौन कौन इसमें नेता थे। अब हमारी ये तीसरी क्लास है, इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे कि जो विद्रोही थे, जिन्होंने विद्रोह किया है, वो लोग जो हैं वो किस तरीके से काम कर रहे थे। क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि विद्रोही प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो हम पहले सारा जानेंगे कि विद्रोही काम किस तरीके से कर रहे थे। तो विद्रोही जो हैं वो जो है विद्रोह को शुरू करने से पहले हमेशा कुछ न कुछ संदेश देकर विद्रोह शुरू कर दे ताकि सभी सैनिक जो हैं वो एक साथ विद्रोह कर सकें। जैसे कि या तो वो शाम के समय जो है तोप उसको दागते थे आसमान की तरफ ताकि धमाका हो, रॉकेट जैसे छोड़ते हैं वैसे छोड़ते थे ताकि लोगों को पता चल सके कि अब यहाँ पे विद्रोह शुरू करना है। उसके अलावा वो करते थे बिगुल बजाकर शुरुआत। बिगुल जो है वो युद्ध के पहले बजाया जाता है, आप इस साइड में वीडियो में देख सकते हो क्या होता है बिगुल। तो बिगुल बजाकर या तोप का गोला दागकर विद्रोह की शुरुआत की जाती थी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि हाँ बिल्कुल सोच समझ कर काम हो रहे हैं, ऐसे ही कोई भी आलतू फालतू कहीं पर भी कोई भी काम नहीं कर रहा है। तो क्या पूछ सकते हैं कि विद्रोही किस तरीके से काम कर रहे थे। तो आप ये बातें ही बताओगे कि विद्रोही जो हैं वो शाम को या तो तोप का गोला दागते थे या बिगुल बजाकर विद्रोह को शुरू करते थे। क्लियर। उसके अलावा जितने भी विद्रोही थे उनके बीच में जो कम्युनिकेशन था वो बहुत अच्छा था, संचार व्यवस्था बहुत अच्छे से स्थापित की गई थी। अब फ़ोन वगैरह तो उनके पास थे नहीं, उन पर तो अंग्रेज़ों का अधिकार था, रेलवे पर भी अंग्रेज़ों का पूरा कब्जा था। पर जो भारतीय हैं उन्होंने फिर भी जो है वो गुप्तचर व्यवस्था इतनी अच्छी बनाई कि अगर एक मान लो जो मेरठ है वहाँ के जो सैनिक हैं उनकी अगर बात पहुँचानी है हमें बंगाल तक, तो वो गुप्त तरीके से सैनिक जो हैं वो जाकर वो सभी बातें आपस में पहुँचाते थे और सारी बातें इस विद्रोह की एक दूसरी रेजिमेंट में हमेशा पहुँचती रहती थी। तो विद्रोहियों ने बहुत अच्छा संचार तंत्र स्थापित किया। क्लियर। उसके अलावा तीसरी बात कि विद्रोही जो है सबसे पहले तो अन्नागारों और हथियारों को लूटते थे। तो ये भी हमें दिख रहा है कि प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वरना तो कोई भी कुछ भी करने लगे। तो विद्रोही एक साथ सबसे पहले जाते हैं, अंग्रेजों के जितना भी अनाज है और जितने भी हथियार हैं उन पर कब्जा करते थे। उसके बाद वो मारकाट मचाते थे, वहाँ से अंग्रेजों को भगाते थे। क्लियर। तो ये बातें साबित करती हैं कि वो प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा सिपाहियों ने अफवाहें फैलानी शुरू की। तो गाय और सूअर जैसी भी अफवाह है एक। उसके अलावा जो है वो क्या एक और अफवाह फैलाई गई कि आटे के अंदर जो है हड्डियों का चूरा मिला रहे हैं अंग्रेज ताकि सभी हिंदू या सभी मुस्लिम जो हैं वो भ्रष्ट हो जाएं और वो ईसाई बन जाएं। क्योंकि ईसाई जो हैं वो तो गाय भी खाते हैं, सूअर भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। वो मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं अंग्रेज जो थे वो सब कुछ खाते हैं। तो भारतीयों जो हैं उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए हड्डियों का चूरा जो है वो मिलाया जा रहा है, हड्डियों के अंदर आटे के अंदर हड्डियों का चूरा मिलाया जा रहा है, ये अफवाह फैलाई गई। एनफील्ड राइफल में जो ग्रीस है उसमें गाय सूअर की चर्बी है, ये अफवाह फैलाई गई। तो ये अफवाहें हैं जिससे कि लोग भड़के, लोगों की धार्मिक भावनाएं जो हैं वो उनको ठेस पहुंची और वो सारे विद्रोह में उतर आए। तो ये भी किसकी प्लानिंग है? सिपाहियों की ही प्लानिंग है, विद्रोहियों की ही प्लानिंग है। तो ये बात भी साबित करती है कि विद्रोही जो है वो अफवाहें फैला रहे थे जिसकी वजह से जो है लोग वो भड़कने लगे। तो ये भी एक उनकी प्लानिंग का पार्ट था। उसके अलावा विद्रोही जो हैं वो गए सारे पुराने और बड़े नेताओं के पास। तो ये बात भी साबित करती है कि विद्रोही जो है वो प्लानिंग के साथ काम कर रहे थे। क्योंकि आपको पता है कि सारे मेरठ से भागकर कहाँ आए थे? बहादुर शाह जफर के पास आए थे और उन्होंने क्या कह दिया था कि हमारे नेता तो आप ही बनोगे, ताकि लोग जो है उनके दिलों में विद्रोह की आग फैल सके, लोगों को विश्वास हो सके कि हम जीत सकते हैं। क्योंकि जब पुराना राजा कोई साथ होता है तो एक अलग सा विश्वास बनता है। तो सारे जो सैनिक हैं वो किनके सैनिक, मैं विद्रोहियों को कह रहा हूँ, तो विद्रोही में आम लोग भी शामिल हैं। तो विद्रोही सैनिक जितने भी हैं
वो सारे मिलकर क्या करते थे, पुराने नेताओं को चुनते थे और उन्हें ही अपना नेता बनाते थे। हमने सारे पढ़े थे कि कौन कौन से नेता थे। तो सभी पुराने नेताओं को चुनना ये साबित करता है कि विद्रोही जो है प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। उसके अलावा विद्रोही जो हैं वो गांव के आगे क्या करते थे, रोटी जो है, रोटी को बांटते थे। जैसे ही आदमी दरवाज़ा खोले उनके घरों के आसपास रोटियां मिलती थी, तो इससे आदमी सब एकदम अफवाह फैली कि रोटियां क्यों मिल रही है, शायद इसके अंदर वही आटे में जो है अंग्रेज़ों ने वो मिलाकर ये रोटियां रखी हैं। उससे आम लोग भड़कने लगे। तो ये भी प्लानिंग का ही एक हिस्सा था, रोटियों को बांटना। तो रोटी बांट कर भी लोगों के दिलों में अफवाह जो है, शक जो है, उसको पैदा किया गया और लोग सभी अंग्रेज़ों के बुरा मानने लगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ होने लगे। ठीक है। तो और जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो धार्मिक गुरुओं के पास जाने लगे, जैसे जो मौलवी थे या जो पंडित थे जिनकी लोग मानते, जैसे बाबा होते हैं, बाबाओं को पकड़ा विद्रोहियों ने कि बाबा आप जो है वो हमारा संदेश पहुंचाओ ताकि लोग जो है वो अच्छे से बात माने, क्योंकि बाबा की बात आप सबको पता है आज भी भारत देश में बहुत ज़्यादा मानी जाती हैं। तो उस टाइम पे भी ऐसा ही था। तो विद्रोही जो है वो बाबाओं के पास या मौलवियों के पास जाने लगे और उनको विद्रोह के प्रचार प्रसार की जिम्मेवारी दी उन्होंने। तो ये बात भी साबित करती है कि विद्रोही जो है वो प्लानिंग के साथ और अच्छे ढंग से काम कर रहे थे। उसके अलावा अंग्रेज जो है उनके खिलाफ उन्होंने कभी भी हिंदू मुस्लिम को नहीं भड़कने दिया। ये भी उनकी प्लानिंग का बहुत बड़ा हिस्सा था। जितने भी विद्रोही थे उन्होंने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि हिंदू और मुस्लिम आपस में ना भिड़ जाएं, उनको हमेशा एक बनाकर रखा। तो एकता की स्थापना की गई विद्रोहियों के द्वारा, ये भी उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। हमेशा वो लोग क्या करते थे, जो भी जैसे कि कोई भी घोषणा करनी है, मान लो कि यहाँ पर विद्रोह करेंगे, वो मुगल बादशाह ने लिख कर दिया है, उस पे हमेशा एक तरफ राम लिखा होता था, दूसरी तरफ रहीम लिखा होता था। यानी कि सिंपल बात है, एक तरफ हिंदू भगवानों का जिक्र होता था, जैसे जय श्री राम लिख दिया या राधे राधे कुछ भी लिख दिया, मतलब हिंदू भगवानों को वहाँ पे महत्व दिया जाता था। और दूसरी तरफ मुस्लिम जो है उनके धर्म को महत्व दिया जाता था। तो जितनी भी योजनाएं, जितनी भी घोषणाएं, यानी जितनी भी डिक्लेरेशन विद्रोह के लिए होती थी, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों की धार्मिक भावनाओं को महत्व दिया जाता था, दोनों का सम्मान किया जाता था, ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। ठीक है। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़े हों विद्रोह में, दोनों साथ मिलकर लड़े थे हमेशा, इसीलिए इतने बड़े लेवल पर यह विद्रोह हो पाया था। तो एकता स्थापित करना भी उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। उसके अलावा सभी अंग्रेजी सामान को उन्होंने तहस नहस करना शुरू कर दिया। उनके तोप खाने जला दिए, उनके हथियार खाने जला दिए, उनके किलों पर कब्जा करना शुरू कर दिया, और जो है घेराबंदी कर ली पूरी दिल्ली की भी, और जितने भी उनके मेन किले थे उन सभी को उन्होंने घेर लिया, अंग्रेज ऑफिसर्स को मारना शुरू कर दिया। तो ये सारी बातें साबित करती हैं कि विद्रोही जो हैं वो दिमाग के साथ चल रहे थे, प्लानिंग के साथ चल रहे थे। तो अब तक हमने पढ़ लिया कि विद्रोह बहुत अच्छे लेवल पे चल रहा है, बड़े बड़े नेता इसमें शामिल हो चुके हैं, विद्रोह पूरे देश में फैल चुका है। पर फिर भी क्या रीज़न रहे कि ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया और अंग्रेजों ने विद्रोह को कुचल दिया। तो अब हमें यही पढ़ना है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को किस तरीके से कुचला और विद्रोह असफल क्यों रहा। तो ये अब हमारा आखिरी टॉपिक है। हमने सारा विद्रोह पढ़ लिया है, अब हमें पढ़ना है कि विद्रोह असफल क्यों रहा। तो सबसे पहला रीज़न है इसका संगठन का अभाव। क्या हेडिंग बनाओगे? संगठन का अभाव। संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, मैनेजमेंट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ऑर्गेनाइज? क्योंकि एक एरिया में तो था नहीं, कहीं पर अवध में है, कहीं पर दिल्ली में है, कहीं पर कहीं और, बीच का मान लो एरिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ सिर्फ ये, जैसे कि मान लो दिल्ली है, इधर हरियाणा है, उधर एक और राजस्थान मान लो, तो दिल्ली और राजस्थान में विद्रोह हो रहा है, हरियाणा में ना हो रहा हो, ये एग्जाम्पल है सिर्फ। तो ऐसे क्या हुआ, कुछ कुछ एरिया में विद्रोह था, बीच में पड़ने वाले एरिया में विद्रोह नहीं था। तो ये भी एक रीज़न रहा कि पूरे देश में व्यापक विद्रोह नहीं हो पाया, पूरे देश में एक साथ विद्रोह नहीं हो पाया, संगठन का अभाव रहा। ठीक है। दूसरा है उद्देश्य का अभाव। क्या आएगा? उद्देश्य का अभाव। उद्देश्य का मतलब होता है टारगेट। अब जो ये अलग अलग स्थान पर विद्रोह हो रहा है, एक स्थान पर नहीं हो रहा, इसमें क्या हुआ, जो लोग विद्रोह कर रहे हैं ना, उनके रीज़न भी अलग अलग हैं, विद्रोह करने का उनका उद्देश्य भी अलग अलग है। आप एग्जाम्पल देखो,
बिहार का जमींदार कुंवर सिंह लड़ रहा है अपने किसान भाइयों के लिए। रीज़न बिल्कुल अलग है, किसानों का टैक्स माफ़ करो, किसानों के लिए अच्छे काम करो, अंग्रेज, है ना, रीज़न बिल्कुल अलग। उसके अलावा सिपाही लड़ रहे हैं अपने लिए ताकि उन्हें अच्छे राइट्स मिल सकें, जो गाय सूअर की चर्बी जो है उसके लिए उनके मन में गुस्सा है, सिपाहियों का अलग रीज़न। उसके अलावा जो बहादुर शाह जफर है उसको बेचारे को मजबूरन बात माननी पड़ी है, उसके अंदर तो इतनी पावर थी नहीं कि वो विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ कर सके। अब झांसी में देख लो, झांसी की जो रानी है वो रानी लक्ष्मीबाई का रीज़न है कि उनके राज्य को हड़पा जा रहा है। तो सबके अपने पर्सनल रीज़न थे, अलग अलग एरिया में अलग अलग समस्याएं थी और अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग वहाँ पे लड़ रहे थे। तो उद्देश्य का अभाव था, एक टारगेट नहीं था। सारे लोगों ने मिलकर ये नहीं सोचा था कि हमें अंग्रेजों को भगाना है, देश को एक करना है। उस समय यही बड़ी दिक्कत थी, अलग अलग राज्य को ही अपना अपना देश मानते थे सब, उनके लिए पूरा भारत देश नहीं था। वैसे तो था भारत देश, पर फिर भी जो उनकी जो रजवाड़ा होता था वही उनके लिए सब कुछ था। जैसे झांसी की जो रानी है उनके लिए झांसी सबसे मेन था उस टाइम पे बचाना। तो किसी भी विद्रोही के दिमाग में ये भावना नहीं थी कि हमें पूरा एक भारत बनाना है और पूरे भारत से इनको भगाना है। उनको सिर्फ ये था कि अपने एरिया से इनको भगाना है पूरे तरीके से। बहुत कोशिश की गई इनको जोड़ने की, पर फिर भी अपने अपने पर्सनल रीज़न की वजह से जो है ये सारे एक साथ नहीं मिल पाए। तो उद्देश्य का अभाव हो गया, उद्देश्य की कमी हो गई, सबके टारगेट अलग अलग थे। क्लियर बातें। संगठन नहीं हो पाया तो संगठन का अभाव रहा, संगठन की कमी रही, पूरे देश में विद्रोह नहीं फैल पाया। दूसरा पॉइंट, उद्देश्य का अभाव रहा, सबके टारगेट अलग अलग थे, सबके लड़ने के रीजन अलग अलग थे। बहुत सारे राजाओं ने आपस में मिलने की कोशिश की, बहुत सारे मिले भी, पर पूरे देश में तो ये संभव नहीं था, ये नहीं हुआ। और जो है विद्रोह जो है उसमें उद्देश्य का अभाव रहा, टारगेट लोगों का सेम नहीं था, सबके अपने अपने पर्सनल इश्यूज थे। क्लियर। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, अब तीसरा रीजन है भारतीयों के द्वारा अंग्रेजों की मदद करना। अब बहुत सारे राजा ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह जो है उसको अच्छा नहीं माना था, वो अंग्रेजों के सपोर्ट में थे, उन्होंने विद्रोह के खिलाफ काम किया, पूरी खबर वो पहुंचाते थे अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों को उन्होंने पैसे दिए। तो वो विद्रोह नहीं चाहते थे, वो मतलब विद्रोहियों को एक बुरा मानते थे, अंग्रेजों के सपोर्ट में थे वो। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को सपोर्ट रखा पूरा का पूरा और विद्रोहियों की सारी बातें अंग्रेजों तक पहुंचाते रहे। तो आप तीन नाम यहाँ पे याद रखोगे, जींद, ग्वालियर और पटियाला। कहाँ कहाँ के? जींद, ग्वालियर और पटियाला। इन नवाबों ने, यहाँ की रियासतों ने विद्रोह को सपोर्ट नहीं किया और अंग्रेजों का साथ दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेजों को सपोर्ट किया। तो तीसरा रीज़न अब ये है कि भारतीयों ने खुद अंग्रेजों की मदद की। ठीक है, तो आप तीन ये मेन याद रखोगे, जींद, ग्वालियर और पटियाला के नवाबों ने अंग्रेजों की हेल्प की है विद्रोह को कुचलने में या विद्रोहियों को मरवाने में। ठीक है, विद्रोह को बिल्कुल भी सपोर्ट इन्होंने नहीं किया। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद अब अगला पॉइंट है, विद्रोहियों जो हैं उनके पास हथियारों की कमी और अंग्रेजों के पास बहुत अत्याधुनिक हथियार होना। तो अंग्रेजों के पास तो माउजर हैं, बंदूकें हैं, तोप खाने हैं, बारूद है, कितने मॉडर्न हथियार उनके पास हैं। विद्रोही लड़ रहे हैं, कोई अपना कुल्हाड़ी से, जैसे किसान है वो कुल्हाड़ी लेकर चल लिए, डंडे लेकर चल लिए, ठीक है, और उनके मतलब भालों से लड़ रहे हैं, तलवारों से लड़ रहे हैं, कोई बारूद वगैरह तो उनके पास है नहीं। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेजों के पास तो बहुत आधुनिक सेना थी और उसके अलावा उनके पास बहुत मॉडर्न हथियार थे, जिसकी वजह से हमारे जो विद्रोही हैं वो बहुत पीछे रह गए उनसे। ना तो वो कोई ट्रेंड सेना थी। अब एग्जाम्पल हुआ, बूढ़े लोग लड़ रहे हैं, किसान लड़ रहे हैं, लेडी लड़ रही हैं, महिलाएं लड़ रही हैं, क्या वो एक ट्रेंड आर्मी का मुकाबला कर सकती हैं? बहुत बहादुरी से हमारे लोग लड़े थे। आप सभी को पता है कितने अंग्रेजों को मारा गया था। झांसी की रानी की कहानी आपने इतनी सुनी होगी कि इतनी वीरता से वो लड़ी थी, बहुत सारे अंग्रेजों को मार दिया था। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीयों ने बहुत ज़्यादा वीरता के साथ लड़ाई लड़ी थी। बिहार के जमींदार जो 80 साल के हो चुके थे, उनका एक हाथ भी कट गया था लड़ते लड़ते, फिर भी वो लड़ते ही रहे थे और
बहुत सारे अंग्रेजों को उन्होंने मारा। तो ऐसे ऐसे दुनिया भर के किस्से हैं बहादुरी के 1857 में कि अलग अलग एरिया में अलग अलग जो विद्रोही हैं उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ अंग्रेजों को मारा और उनका मुकाबला किया। तो शुरू में तो विद्रोह बहुत बड़े लेवल पर फैला था। उसके बाद अंग्रेजों ने अपने वेपन बढ़ाए, बाहर से सैनिक बुला लिए और भी ज़्यादा। तो क्या हुआ, हमारे सैनिक उनका मुकाबला नहीं कर पाए। तो ये एक पॉइंट बनेगा कि भारतीय सैनिकों या विद्रोहियों के पास हथियारों की कमी होना और अंग्रेजों के पास अत्याधुनिक हथियार होना। क्लियर? उसमें आप यही बताओगे कि अंग्रेजों की सेना बहुत वो थी, हाई फाई थी, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे हथियार थे, बारूद था, जिसकी वजह से हमारे जो सिपाही हैं उनके साथ नहीं लड़ पाए, हमारी विद्रोही उनका मुकाबला नहीं कर पाए। तो ये सारे पॉइंट क्लियर हुए। संगठन का अभाव था, उद्देश्य का अभाव था, उसके अलावा जो है उनके पास ज़्यादा आधुनिक हथियार थे, भारत के ही कुछ लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी। तो अब हमारा अगला पॉइंट है अंग्रेजों की क्रूरता। अंग्रेज जो है उन्होंने बहुत बुरे तरीके से भारतीयों को मारना शुरू किया। क्या करते थे वो, उन्होंने ऐसे ऐसे रूल बना दिए कि अगर कोई भी तुम्हें विद्रोही दिखता है ना भारतीय, अगर किसी पर शक भी होता है, उसे तुरंत, ना तो कोई कोर्ट ना कोई जेल, उसे या तो फांसी दी जाएगी या उसे तोप के सामने बांधकर उड़ा दिया जाएगा। तो चाहे वो बच्चा हो, कोई भी हो, उसे पकड़ो और फटाफट उसे जान से मार दो लोगों के सामने, ताकि लोगों के दिलों में डर बैठ जाए। यही अंग्रेजों ने किया। जिस पर भी शक होता था उसे उठाकर सीधा या तो फांसी देते थे चौक के ऊपर जहाँ पर पूरे लोग उसे देखते हों, उसके अलावा उसे तोप के सामने बांधकर उड़ाते थे। तो ऐसे बहुत सारे विद्रोहियों को उड़ाया गया, जिससे कि लोगों के दिलों में डर बैठ गया और वो विद्रोह से पीछे हटने लगे। तो ये भी एक कारण रहा कि लोग अब विद्रोह करने से डरने लगे, उनके दिलों में डर बैठ गया कि इतने बुरे तरीके से विद्रोह को दबाया जाएगा। ठीक है, तो अब जो है कोई भी इसमें शामिल होने से डर रहा था। तो ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से हमारा इतना बड़ा जो संघर्ष था, इतनी बड़ी जो लड़ाई लड़ी, लोगों ने इतने बलिदान दिए, बहुत सारे लोग शहीद हुए, उन लोगों के जो बलिदान है वो सफल नहीं हो पाए और हम 1857 में आज़ाद नहीं हो पाए। सबसे बड़े रीज़न तो यही थे कि संगठन का अभाव था, नेतृत्व की कमी थी और जो है सबका उद्देश्य अलग अलग हुआ करता था। ठीक है, तो और जो अंग्रेज हैं वो बहुत पावरफुल थे। तो ये सारे रीज़न रहे जिनकी वजह से विद्रोह जो है वो सफल नहीं हो पाया। तो ये हमारी इस चैप्टर की क्लासेस ख़त्म होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अच्छे से पढ़ते रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये हिस्ट्री की वीडियो आपकी चल रही है 12th क्लास की। इसके अलावा आपको अगर इंग्लिश की कुछ भी वीडियो चाहिए, चाहे वो 12th क्लास की हो, चाहे आपकी ग्रामर हो, आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस पर आपको इंग्लिश के लिए सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे कंपटीशन की इंग्लिश हो, चाहे आपकी एकेडमिक इंग्लिश हो, आप फ़ौरन इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सारी वीडियोज़ यहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी।